तो हाँ, आ चुका हूँ एक और न्यू महानवा लेकर, जिसका स्टोरी लाइन है पीक। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो चलो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में किसी का आवाज सुनाई देता है और वो बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा दुख रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये ब्रेन हेमरेज है? मैं सच में इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे जल्दी उठना होगा। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ये सब बोल रहा होता है और वह धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और बोलता है कि क्या मैं उठ गया? फिर वो अपने बॉडी को मूव करके थोड़ा सा देखता है और उठ कर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में ही सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कोई मेरे हेड को किसी नाइफ से काट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे वापस से सोने के लिए जाऊंगा? तभी उसको कुछ अचानक से रियलाइज होता है और वो बोलता है कि आखिर मैं एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो एक डेस्क को देखता है और कहता है कि इसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसा डेस्क है और ना ही इस रूम को, और तो और ये अजीब सा लाल कलर का मून क्या है। फिर वो इधर उधर देखता है और उसको एक मिरर दिखता है और उसमें अपने आप को देखते हुए कहता है कि क्या मैं जाओ मिंगरुई हूँ? ये हमारा एमसी है, इसको मैं जाओ या एमसी करके बुलाऊंगा। फिर ये अपने आप को आईने में ही देखते हुए बोलता है कि क्या मैं सच में ट्रांसमिग्रेट हो गया? फिर अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मैंने ऐसे ही ट्रांसमिग्रेट वाली बहुत सी वेब नोवेल पढ़ी हैं, मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है कि मुझको अपने थॉट को गैदर करना होगा, मुझे जल्दी ही याद करना होगा कि क्या मेरे साथ रिसेंटली में कुछ अनलकी हुआ था। फिर वो पास्ट की चीजों को याद करते हुए बोलता है कि जब मैं काम के बाद घर जा रहा था तो मुझे एक बुक सेल करने वाला मिला था और मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने एक बुक खरीद ही लिया। फिर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि उस बुक में जो लिखा था उसको बोलने लगता है और मैं आपको यहाँ पर बोल के नहीं दिखाऊंगा। ये उस बुक को देखकर रिचुअल करने लगता है और बोलता है कि मैंने उस बुक को देखा और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे उसको देखते हुए मैंने एक रिचुअल परफॉर्म किया मेरे लक को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ उस बुक को फेंकते हुए कहता है कि आखिर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये तो पूरी तरह से नॉनसेंस था। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, अपने मन में ये बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है, उस लक एनहेंसमेंट रिचुअल के कारण मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट हो गया हूँ। तभी फिर से उसका सर वापस से दर्द करने लगता है और उसको किसी व्यक्ति की मेमोरीज याद आने लगती है। फिर हमें इसको दिखाया जाता है जो कि एक ब्रेंच पर बैठा होता है, पीछे पलट कर देखता है और कहता है कि क्लेन मोरेटी ये एक सिटीजन है नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम का और ये जिस सिटी में रहता है उस सिटी का नाम टेंजेन है जो कि अवा काउंटी में आता है। फिर हम इसके फादर और मदर को दिखाया जाता है और ये बताता है कि इसका फादर इंपीरियल आर्मी में सर्जेंट था और इसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया कॉलोनियन कॉन्फ्लिक्ट में जो कि साउदर्न कंट्री के साथ इनका हो रहा था। और इस पर्सन ने अपने फैमिली को एक अपॉर्चुनिटी दी कि इसके फैमिली के मेंबर्स में से किसी को एक को इंपीरियल प्राइवेट ग्रामर स्कूल में इनरोल करने का मौका मिलेगा। इसकी मदर हर रात को भगवान से दुआ करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन वह उसी साल मर गए जिस साल क्लेन ने, और वह भी करेंटली में अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ 2 बेडरूम के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। और उसने अपने छोटे भाई और छोटे बहन को काफी ज्यादा ही सपोर्ट किया और वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में कलर का काम करता है। और जैसे वह हिस्ट्री से ग्रेजुएट हुआ तो वह एशियन लैंग्वेज में काफी ज्यादा ही अच्छा था और जो प्रेजेंट का लैंग्वेज है उसे ही पूरे कॉन्टिनेंट में बोला जाता है। और ये जो हार्मेस लैंग्वेज है उसको भी जानता है जो कि प्रेयर, सैक्रिफाइस और एशियन टर्म के अपीयर होने के बाद की जो सारी लैंग्वेज है उससे जुड़ा हुआ है। तभी उसको याद आता है हार्मेस लैंग्वेज। फिर वो नोटबुक की तरफ जाता है और उस बुक में लिखा होता है कि सभी के सभी मर जाएंगे और यहाँ तक कि मैं भी मर जाऊंगा। इसको पढ़कर ये कुछ नहीं बोलता। फिर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हाथ इतने ज्यादा गंदे क्यों हैं। फिर वो अपने हाथ को देखता है, हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या ये ब्लड है? मेरा टेम्पल हर्ट कर रहा है, क्या ये सच में वो हो सकता है? ऐसा बोलता ही है और उसका सर और भी ज्यादा तेजी से दर्द करने लगता है। फिर वो अपने आप को जाकर मिरर में वापस से देखता है और उसके सर के साइड में एक छेद होता है। उसको देखते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मुझको एक बुलेट लगा था? आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है? आखिर कोई ऐसे बड़े से घाव के साथ सच में कैसे जिंदा रह सकता है? फिर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, उसका घाव धीरे धीरे हील होने लगता है और अपने उस घाव को देखते हुए बोलता है कि
आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे बोलता है कि मैं कोई इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में अभी जिंदा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ट्रांसमिग्रेट के समय हीलिंग प्रोसेस भी आ गई थी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल है, आखिर मैं कैसे मरा था। फिर वो बंदूक को देखता है और कहता है कि यहाँ पर एक बुलेट मिसिंग है, और उस बुलेट को देखता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा ब्लड लगा होता है, और उसको देखते हुए बोलता है कि अगर मैं सच में क्लियरली सोचूं तो मैं सिर्फ गन शॉट से ही मरा हूँ ऐसा लगता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने सुसाइड किया था या मर्डर हुआ है मेरा। अगर मैंने सुसाइड किया था फिर अपने बात को पूरा नहीं करता और आगे बोलता है कि तो ये ठीक है, ये फैमिली वैसे भी काफी ज्यादा पुअर है। जो बड़ा भाई है बेंसन, वो ग्रेट लेंथ को बाय करने के लिए गया था जो कि गैस लैम्प है और वो इसी डेस्क में है, लेकिन ये फिर भी मर्डर हुआ। तो आखिर मर्डरर का क्या मोटिव रहा होगा। मैं तो काफी ज्यादा ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट है। क्या मैंने किसी सीरियस ट्रबल को खड़ा कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, जाओ अपना मुंह धो रहा होता है पानी से। फिर वो अपने आप को मिरर में वापस से देखते हुए कहता है कि अरे नहीं, इसका जो मेमोरी है वो आधे से ज्यादा इरेज हो चुकी है। इन सब को गैदर करके देखना एक बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की तरह ही है। फिर वो अपने आप को साफ करते हुए बोलते है कि लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साफ करने में मैनेज कर लिया। मुझे जल्दी से जल्दी जो ग्राउंड पर ब्लड है उसको भी साफ करना होगा। मैं मेलिसा को डराना नहीं चाहता। मेलिसा शायद इसकी छोटी बहन हो सकती है, वो हमें बाद में पता चलेगा। फिर सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें जाओ मिंगरोई को दिखाया जाता है जो कि उसी गन को देख रहा होता है। तभी अचानक से दरवाजे को खोलकर कोई उसके अंदर आ जाता है रूम के, जिसको देखकर जो जा होता है वो डर जाता है और जो आया होता है वो बोलता है कि क्लेन आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो मैं आप सबको बता दूं, क्लेन इसके इसी रियल बॉडी का नाम है और जाओ मिंगरई इसका पिछले जन्म में जो बॉडी था उसका नाम था, और ये इसकी छोटी बहन होती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जाओ मिंगरई अपनी बहन को समझाते हुए बोलते है कि मैं बस जो फादर है उनकी वॉच को देख रहा था, और तुम तो पहले जैसी ही काफी ज्यादा फुर्तुली हो जो इतनी सुबह उठ गई। जिसको सुनकर उसकी बहन कुछ नहीं बोलती है और उसी को देख रही होती है। फिर ये उससे उसके वॉच को मांग लेती है और देखने लगती है और कहती है कि ये फादर का पॉकेट वॉच है जिसको प्रॉपरली मैं ही सिर्फ पूरी तरह से फिक्स कर सकती हूँ। फिर वो उस वॉच को फिक्स करने लगती है और हम इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम मेलिसा होता है जो कि मार्टिन फैमिली की एक डॉटर है, सबसे यंगेस्ट, और इसकी उम्र 16 साल की है और ये एक स्टूडेंट है जो कि टेंजेंट टेक्निकल स्कूल के स्ट्रीम में पढ़ती है जो कि मैकिनरी डिपार्टमेंट से है। इसका सपना है कि ये बड़ी होकर स्ट्रीम मैकेनिक बने। ये लड़की सेम टू सेम इस बंदे के मेमोरी की ही तरह है जो कि इसके पास काफी ज्यादा सीरियस टैलेंट है। जब ये मैकेनिकल थिंग को देखने के बाद आती है, जाओ मिंगरई ये सोच ही रहा होता है, तब तक उसकी छोटी बहन इसको फिक्स करके दे देती है। फिर वहाँ से जाने लगती है और एमसी उसको देखकर बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग हो। और मेलिसा एमसी को ही घूर कर देख रही होती है, जिसको देखकर जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही घूर कर मुझे देख रही है। क्या इसको सच में ऐसा लगता है कि इसका भाई मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है या इससे समथिंग। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड रखता है खाने के लिए और ये मेलिसा होती है। और ये केल्विन, तुम ये मत भूलना कि तुम्हें फ्रेश ब्रेड को खरीदना है आज, और उसी के साथ मीट और पीस को भी खरीद लेना। और आज तो शायद तुम्हारा इंटरव्यू है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लैम्प एंड पीस स्ट्यू बना दूंगी। फिर ये आगे बोलती है, याद रखना कि फ्रेश ब्रेड को ले आना, वो सिर्फ 8 पाउंड का मिलता है, और वैसे भी अभी वेदर काफी ज्यादा हॉट है, अगर तुम काफी ज्यादा ले आए तो भी मैं उसको पका सकती हूँ। और मेक श्योर करना कि तुम लैम्प और पीस को मत भूलना। जिस पर एमसी भी हाँ बोल देता है। फिर एमसी सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि ये अपने बड़े भाई के प्रति प्यार दिखा रही है, वैसे भी ये इसने अभी कहा कि मैं आज कुछ टेम्पल फूड को ले आऊँ, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या मैं वापस से लक एनहेंसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करके ट्रांसमिग्रेट होकर वापस चला जा सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है इसकी रूम की तरफ। ये अपने रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उसे ये चीज मिल जाती है। फिर यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन सीधा मार्केट में आता है, जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज को बेच रहे होते हैं, कुछ लोग घूम रहे होते हैं, कुछ लोग पियानो बजा रहे होते हैं, कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं। और हमारे एमसी को भी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एकदम सूट वूट पहनकर यहाँ पर आ गया होता है और आकर कहता है कि जहाँ किसी भी दुनिया में चले जाओ, मार्केट में हमेशा भीड़ होती है, यहाँ पर गरीब लोग हमेशा ही आते रहते हैं। फिर पैसे को दिखाते हुए बोलता है, इतने ही पैसे को बेंसन ने अभी तक सेव किया है। फिर पैसे को प्यार करते हुए बोलता है कि किसी भी दुनिया में चले जाओ, पैसा है ना वह काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर
अपने मन में ही कहता है कि सच में मैंने सोचा था कि मैं कभी ट्रांसमिग्रेट होऊंगा तो एक अच्छी फैमिली में होऊंगा, लेकिन मैं एक गरीब फैमिली में ही ट्रांसमिग्रेट हो गया। चलो इन सभी चीजों को छोड़ो, मुझे जल्दी से यहाँ पर फूड खरीद कर वापस जाना है घर और लक एनहेंसमेंट रिचुअल को वापस से परफॉर्म करना है। मैं सच में अभी के अभी घर जाना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होता है, एक शॉप का सीन आता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम इस्माइलिन है। हमारा MC यहाँ पर आकर गुड मॉर्निंग बोलता है और बोलता है कि मुझे रई ब्रेड चाहिए, वो भी 8 पाउंड, जिस पर ये लेडी भी हाँ बोल देती है। फिर इस्माइलिन पूछती है कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ गया है, जिस पर MC बोलता है कि उसको और कुछ दिन लगेंगे आने में। फिर इस्माइलिन बोलती है कि सच में तुम्हारा बड़ा भाई काफी ज्यादा ही हार्ड वर्किंग मैन है, उसे सच में एक अच्छी वाइफ मिलेगी। फिर इन दोनों की और थोड़ी सी फालतू बात चलती है और MC अपने मन में सोचता है इस लेडी को देखकर कि जैसे कि इस बंदे के मेमोरी में है, ये लेडी वैसी की वैसी है, ये बड़े लड़कों को पसंद करती है। मुझे यहाँ से जल्दी चीजों को खरीद कर जाना होगा और मेरा घर मेरे लिए वेट कर रहा है। फिर इस्माइलिन बोलती है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे 9 पीस हो गए, जिसको देखकर MC बोलता है कि सिर्फ 9 पीस, अभी कुछ दिन पहले तो ब्रेड के 11 पीस मिल रहे थे सिर्फ इतने पाउंड्स में, और 2 महीने तो 15 पीस मिल रहे थे, तो आखिर क्या हुआ, इतना जल्दी जल्दी रेट कैसे गिर रहा है। जिस पर इस्माइलिन बोलती है कि कुछ मर्चेंट्स है जिन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण इसका रेट बढ़ गया है, जिसको MC भी समझ जाता है। फिर MC वहाँ से को पकड़ कर जाने लगता है और मार्केट में चलते हुए पूछता है, बोल रहा होता है अपने मन में कि मलेशिया ने मुझे लैंप और पीस लाने के लिए भी कहा था। और वहाँ पर हमें एक जोकर को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ कार्ड्स को बांट रहा होता है। फिर ये हमारे MC के पास जाता है और बोलता है कि आज रात को यहाँ पर सर्कस शो है, तो आ जाना अगर मन हो तो। फिर MC उस पेपर को देखता है, उसको पकड़ कर जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि मलेशिया इसको जरूर पसंद करेंगी, मुझे जानना होगा कि इस सर्कस में एक टिकट का कितना कॉस्ट है। फिर हमें उसके पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा पीछे से बोलता है कि क्या तुम मुझे एक मौका दोगे अपना फॉर्च्यून बताने के लिए, जिसको सुनकर MC पीछे पलटता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिशियन की तरह ही लग रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए MC को देखता है, MC फट से मना कर देता है। फिर ये मैजिशियन टाइप बंदा बोलता है कि जो मेरा डिवाइन वर्ड है एकदम एक्यूरेट है, मैं तुम्हारे फॉर्च्यून को बता सकता हूँ। जिसको सुनकर MC थोड़ा सोचता है और बोलता है कि चाहे किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, ये सभी चीजें सेम होती हैं, ये चीजें अर्थ की जैसी ही हैं। तभी से अचानक से कुछ रियलाइज होता है और अपने मन में बोलता है कि गाइस ने अभी अभी टैरोट डिवाइनिटी का नाम लिया, रुको जरा मुझे सोचने दो टैरोट कार्ड के बारे में। क्या ये वो कार्ड नहीं है जिन्हें 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि एशियन टाइम से अभी तक पास होते आ रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसे 170 साल पहले कुछ लोगों ने बनाया था? फिर MC आगे बोलता है कि मिस्टर रोलेसेल वह बंदा है जो कि स्टीम इंजन को बनाया था और किंगडम में आया था रूल करने के लिए। फिर उस बंदे को क्राफ्टमैनशिप गॉड ने रिकॉग्नाइज किया था और वो तब से कॉन्सुल ऑफ द एंटिक रिपब्लिक बन गया। फिर इन सभी चीजों के बारे में MC काफी ज्यादा ही लंबा चौड़ा भाषण देता है जो कि ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं इस सब को स्किप कर रहा हूँ। फिर MC इस कार्ड के बारे में भी बताते हुए कहता है कि इसे द गॉड ऑफ क्राफ्टमैन के द्वारा दिया गया कार्ड है जिसको मिस्टर रोसेल ने बनाया था और इसका नाम डिवाइन टैरोट नाम दिया था। लेकिन अभी करंट समय में इस कार्ड को कोई भी नहीं खेलता है। और जब 1198 में फिर था पॉक था, तब द कर्च ऑफ द इंटरनल ब्लेजिंग सन और उसके साथ ही सौरन फैमिली और कुछ नोबल फैमिली मिलकर इसके जो फॉर्मल ओनर थे उनको एसेसिनेट करवा दिया गया था। तब से यह कार्ड किसी को नहीं मिला। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, MC को दिखाया जाता है तो उसी बंदे के बाद जू में बैठा होता है। और मैं आप सबको बता दूं ये बंधन ही बंदी है। फिर ये लड़की MC से पूछती है कि सर क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, जिस पर MC बोलता है कि ये कितना भी अनरीजनेबल हो फिर भी मैं इसको एक ट्राई तो देना ही चाहूंगा। जिस पर ये बोलती है कि सर आप फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर आए हैं आज, इसीलिए आपके लिए यह फ्री होगा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लड़की मंत्र पढ़ रही होती है। MC को दिखाया जाता है जो कि उसको देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये कार्ड तो अर्थ के जैसा ही है। फिर ये लड़की कार्ड को देते हुए MC को बोलती है कि इन सभी कार्ड को सफल करो। फिर MC रीचेक करते हुए वापस इस लड़की से पूछता है कि मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ पक्का ये फ्री है ना? जिस पर ये मैजिशियन बोलती है कि हाँ ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। फिर MC इन सभी कार्डों को सफल करने लगता है, सफल करके रख देता है, लड़की को दिखाता है। ये मैजिशियन बोलती है कि नाउ अब आप क्या चाहते हैं डिवाइन से, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो? अगेन ये मैजिशियन वापस से बोलती है कि इस कार्ड को वापस से सफल करो और जिसके बारे में आपको आंसर चाहिए उसके बारे में सोचना, ये कार्ड आपको जरूर सेंसेबल एक आंसर देगा। फिर MC थोड़ा सा चिढ़ते हुए उस कार्ड को ले लेता है और अपने मन में सोचता है कि
क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुझे इससे एक बार और पूछ लेना चाहिए कि ये सच में फ्री है या नहीं। एमसी नहीं पूछता और कार्ड को सफल करके उस मैजिशियन को दे देता है और कहता है कि मैंने इसे वापस से सफल कर दिया है, इस बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जिस पर मैजिशियन मना कर देती है। फिर एक कार्ड को रखते हुए बोलती है कि ये जो कार्ड है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये वाला कार्ड प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये सबसे आखिरी वाला कार्ड फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, आखिर तुम सबसे पहले किस कार्ड को देखना चाहते हो? जिस पर एमसी सोचते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले प्रेजेंट वाला कार्ड को देखते हैं। जिस पर मैजिशियन वो प्रेजेंट वाले कार्ड को उठा देती है और वहाँ से एक जीरो कार्ड निकलता है और ये एक फूल है, जिसको एमसी देखकर सोचते हुए बोलता है कि एक फूल कार्ड जिसका नंबर 0 है। अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो ये प्रेजेंट को प्रेजेंट करता है। आखिर इसका क्या मतलब है? और इन सभी चीजों की तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज निकलती है। ये मैजिशियन कुछ कहने ही वाली होती है, तभी इसके पीछे से एक और लड़की आ जाती है और आते ही चिल्लाने लगती है और इस मैजिशियन से कहती है कि आखिर तुमने फिर से मेरे साथ इम्पर्सनेटिंग क्यों किया? लड़की की आवाज सुनकर मैजिशियन पीछे पलटती है और ये लड़की वापस से कहती है कि चलो जल्दी चलो, ये मत भूलो कि तुम एक एनिमल ट्रेनर हो। फिर वो लड़की इस मैजिशियन को धक्का देते हुए यहाँ से बाहर ले जाने लगती है और कहती है कि जल्दी से वापस चलो। जिस पर मैजिशियन बोलती है कि लोगों को उनका फ्यूचर बताना ये मेरा काम है और ये एक ऐसा काम है जिसको मैं सबसे ज्यादा ही प्यार करती हूँ। जो मेरी डिवाइनेशन वर्ड है वह फॉर्चून को एकदम एक्यूरेट और सीरियसली बताती है। ये लड़की जैसे जैसे करके मैजिशियन को बाहर भेज देती है और राहत की सांस लेती है। एमसी को पीछे पलट के देखती है। एमसी हैरान होता है। लड़की उसके शर्ट से सामने आ जाती है और कहती है कि आपको अपना कार्ड देखना है ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जिसको सुनकर एमसी हिचकिचाते हुए पूछते है कि क्या ये फ्री होगा? जिस पर ये लड़की मना कर देती है। जिस पर एमसी कहता है कि चलो छोड़ो इसको, मुझे नहीं देखना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ये अपने घर जा रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो एक एनिमल ट्रेनर से अपना फॉर्च्यून दिखा रहा था। चलो एटलीस्ट मैंने मेलिसा के दिए हुए टास्क को पूरा कर लिया। फिर अपने बचे हुए पैसे को देखते हुए कहता है कि यहाँ चीजें काफी ज्यादा महंगी है। मैंने बस कुछ फूड को खरीदने के लिए 2 सोली और 1 पेनी रुपीस को यूज कर लिया और यहाँ तक कि इसमें तो मेरे जेब के पैसे भी घुस गए। मुझे मेरे बड़े भाई यानी कि बेंसन के लिए काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा है। हालांकि मैंने कुछ स्टेपल फूड को भी खरीद लिया है लक इनहेंसमेंट रिचुअल को पूरा करने के लिए। फिर यहाँ से सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है एमसी के घर की तरफ और एक पेपर को पकड़ के कहता है कि चलो पूरा हो गया। आखिर मैंने रिचुअल इनकारनेशन को ट्रांसलेट कर ही दिया। हार्मेन लैंग्वेज को तो ट्रांसलेट करना काफी ज्यादा ही कठिन था। अच्छा हुआ कि इस बंदे के पास एशियन फिजिक्स की कुछ नॉलेज थी और इसी के नॉलेज के कारण मैं इसे ट्रांसलेट कर पाया, वो भी अच्छे से। तभी ये स्टेपल फूड यानी कि ब्रेड को अपने रूम के चारों ओर रख देता है और रख कर मंत्र पढ़ने लगता है। फिर कहता है कि जो ब्लेसिंग स्टेम है वो इमॉर्टल लॉर्ड और हेवन एंड अर्थ का है और इसी बात को ये 2 से 3 बार दोहराते रहता है। फिर इसके पास से कुछ एनर्जी निकलने लगती है। फिर अपने आप से ही पूछते है कि क्या मैं सच में वापस घर जा सकता हूँ? फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर कहता है कि यहाँ कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं। तभी इसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है और उसको पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मेरा हेड काफी ज्यादा ही हर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे हेड में नेल को घुसा रहा है। मेरा सर फटने वाला है। यहाँ तक कि मैं अपने आँखों को ठीक से खोल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? मैं ऐसे ही इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है। अपने आप से ही कहता है कि क्या मैं उठ गया? आखिर ये कौन सी जगह है? हमें दिखाया जाता है इसके आसपास काफी ज्यादा ही रेड बॉल्स घूम रही होती है। आखिर ये क्या है? टच करके देखता है। इसको थोड़ा सा झटका टाइप लगता है। वो एनर्जी बॉल्स ग्लोइंग करने लगती इसके अंदर चली जाती है। ये पीछे पलट कर देखता है और कहता है कि अरे नहीं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। हमें एक मिरर को दिखाया जाता है और उससे कोई बोल रहा होता है कि मैजिक मिरर जल्दी से जाग जाओ। हमें दिखाया जाता है यह एक लेडी होती है और ये हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कमांड देती हूँ कि तुम अवेकन हो जाओ। इस लड़की का नाम ऑड्रे हॉल है। मैं इसको ऑड्रे बोलूंगा। जब ये सब कर लेती है तो एक मुंह फुलाते हुए कहती है कि ये जरा सा भी काम नहीं किया। फादर ने मुझसे पक्का ही झूठ बोला था। फिर ये मुंह फेरते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है कि फादर ने मुझसे कहा था कि ये जो मिरर है वह एशियन सोलोमन एम्पायर के डार्क एम्परर की है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है। ये जा ही रही होती है। तभी पीछे पलट के देखती है मिरर से वही रेड एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है। एक बड़े से बोट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका
जिसका नाम एल्गर विल्सन है। ये अपने हाथों में किसी चीज को पकड़ा हुआ होता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हम लोग अभी भी बहुत छोटे हैं। जो घोर शार्क ब्लड है उससे, तभी उसके हाथ में जो चीज होती है उससे वही रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देख कर भी हैरान होता है। फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है। फिर यहाँ से भी यह डिसअपियर हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से प्लेस में आ गया होता है। उसके सामने दो लोग खड़े हुए होते हैं और जिसको देखकर एमसी बोलता है कि आखिर ये लोग कौन है। और ये कोई नहीं, ये दोनों है। और ड्रिया बोलती है कि एक्सक्यूज मी सर, आखिर ये कौन सी जगह है। जिस पर ऑड्रे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। एमसी इन दोनों की बातों को सुन पाता है और कहता है कि ये लोग लियोन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर इसीलिए आ पाया क्योंकि मैंने लक एनहांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म किया था और शायद इसी कारण ये पीपल भी मेरे साथ यहीं पर आ गए। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपने वॉइस को और शार्प करना होगा और इन दोनों का फायदा उठाते हुए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेन करना होगा। फिर एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि ये तो क्लेन उन दोनों से कहता है, ये मेरी एक कोशिश थी। क्लेन की बातें सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। लड़की ऑन्ड्रे कहती है, अगर आपकी कोशिश पूरी हो गई तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? क्लेन कहता है, बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी वापस भेज सकता हूँ। क्लेन की बात सुनकर ऑन्ड्रे मन में सोचती है, ऐसा नहीं लगता कि आदमी का कोई गलत इरादा है। मुझे हमेशा से कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मुझे मिस्ट्री और सुपरनेचुरल चीजें पसंद है। लड़की की बात सुनकर क्लेन मन में सोचता है, सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में है। अब क्लेन मन में बोलता है, जैसे कि मैंने कहा, मैं इस दुनिया का होस्ट हूँ। क्या यह मेरे लिए थोड़ा गलत नहीं होगा कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और सवालों के जवाब देता रहूं? मुझे लगता है यहाँ एक टेम्पल होना चाहिए और उसके साथ एक बड़ा लॉन्ग टेबल भी होना चाहिए। मैं उस टेबल का हेड होकर गेस्ट्स को एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए ऑब्जर्व करूं। यह सोचते ही वहां अचानक जमीन के नीचे से एक कैसल ऊपर आता है। अंदर वही सब चीजें दिखाई देती हैं जो क्लेन ने अभी अभी सोची थी। यह सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। लड़की कहती है, सच में ये बहुत ही खूबसूरत है। एल्गर बोलता है, अगर बियॉन्डर बनना चाहते हो तो तुम्हें एवरनाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के चर्च में शामिल होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को कभी भी किसी अजनबी से मिलने का मौका नहीं मिलता। मुझे शक है कि चर्च में भी वही हाल होगा, यहाँ तक कि हाई रैंक में भी। फिर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी कोर्ट, ट्राइबल और एग्जीक्यूशन एजेंसियों में ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में पनपने वाले खतरों से लड़ रहे हैं। बात बस इतनी है कि आयरन एज के शुरुआती दिनों की तुलना में अब उनकी संख्या बहुत कम है। मिंगरुई मन में कहता है, क्लेन की यादों के अनुसार आयरन एज का मतलब है प्रेजेंट यानी वर्तमान युग, जो 5वें युग से 139 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब ऑन्ड्रे कहती है, मिस्टर, मैं पहले से ही उन सभी चीजों को जानती हूँ। रियलिटी में इससे भी ज्यादा जानती हूँ। उदाहरण के लिए मैं नाइट हॉक्स, मेंडेड पर्निशर और मशीनरी हाई माइंडेड के बारे में जानती हूँ। हालांकि मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। लड़का एल्गर कहता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी के बारे में सुना है जो बिना कोई कीमत चुकाए बियॉन्डर बन गया हो? अगर तुम किसी चर्च में शामिल होकर उनकी टेस्ट नहीं देना चाहती तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उन महान नोबल फैमिलीज में से होना जिनका इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। अगर ऐसा ना हो तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी किस्मत आजमा सकती हो और इविल ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी एक की खोज कर सकती हो जो शैडो में छुपी है। ड्रे कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? एल्गर थोड़ा सोचकर कहता है, हाँ, मेरे पास 2 सीक्वेंस और 9 पोषण की रेसिपी है। ऑन्ड्रे कहती है, सच में? कौन सी? एल्गर कहता है, मुझे यकीन है कि तुम जानती हो, लेकिन अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें पोषण पर निर्भर रहना ही होगा। पोषण के नाम अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं और समय के साथ उनमें बदलाव भी आया है। नामों को मॉडिफाइड किया जाता है ताकि वे वर्तमान युग की विचारधारा से मेल खा सकें। एल्गर कहता है, मेरे पास जो पोषण है उसका नाम है सेलर। ये तुम्हें तूफान के बीच में भी जहाज पर फ्रीली चलने की एबिलिटी देगा। इसके अलावा ये तुम्हें पानी के अंदर 10 मिनट तक तैरने की पावर भी देता है। लड़की ऑन्ड्रे कहती है, ये सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है, जैसे कि कोई समंदर का रक्षक। एल्गर कहता है, दूसरी रेसिपी एक पोषण के लिए है जिसका नाम है स्पेक्टर। इससे तुम्हारी मेंटल एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़ जाएगी और तुम लोगों के मन की बात पढ़ पाओगी। ऑन्ड्रे कहती है, मुझे स्पेक्टर की आइडिया पसंद आई। इसकी रेसिपी मुझे कैसे मिलेगी और मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दे सकती हूँ? एल्गर कहता है, मुझे कम से कम 100 मिलीमीटर गोस्ट शार्क का ब्लड चाहिए। ऑन्ड्रे कहती है, मैं कैसे मानूं कि एक बार जब तुम्हें गोस्ट शार्क का ब्लड मिल जाएगा तो तुम मुझे बदले में रेसिपी दोगे? एल्गर कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा या नहीं तो मैं इसी जगह पर रेसिपी बता दूंगा। मुझे लगता है कि ये मिस्टीरियस लॉर्ड जो हमारे सामने बैठे हैं वे हमारे विटनेस बन सकते हैं। ऑन्ड्रे क्लेन से कहती है, सर, क्या आप हमारे डील के लिए विटनेस बनेंगे? क्लेन कहता है, हाँ, क्यों नहीं। ऑन्ड्रे कहती है, सर, हम आपको किस नाम से बुलाएं? क्लेन कहता है, तुम लोग मुझे द फूल कह सकते हो। इसके बाद चैप्टर यहीं खत्म होता। क्लेन को ड्रिन और एल्गर दोनों ही हॉनरेबल मिस्टर फूल के नाम से रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं, प्लीज बनिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि किस डील के बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे क्लेन कहता है, ठीक है, तुम लोग अपनी बात जारी रखो। अब एल्गर कहता है, अगर तुम्हें गोस्ट शाह का खून मिलता है तो तुम उसे पिट्स हार्बर के व्हाइट रोज डिस्ट्रिक्ट में पेलिकन स्ट्रीट पर वॉरियर एंड सी बार पर भेज देना। वहाँ के जो ऑनर हैं विलियम्स, उन्हें बता देना कि यह वही चीज़ है जो आपके कैप्टन को चाहिए थी। एक बार जब मैं ये कंफर्म कर लूँगा कि सब कुछ ठीक है तो मैं तुम्हें पोषण का फॉर्मूला भेज दूंगा।
नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर रेसिपी बता सकता हूँ। ऑन्ड्रे कहता है, मैं ज़्यादा सेफ तरीका चुनूंगा। तुम मुझे यहीं पर रेसिपी बता सकते हो, हालांकि यह रियलिटी में मेरी याददाश्त की परीक्षा लेगा। ऑनर्ड क्लेन से पूछता है, मिस्टर फूल, क्या आज की तरह और भी एटम्स कर सकते हो? मतलब वो फ्यूचर में क्लेन से फिर से उस लक रिचुअल को करके सबको एक जगह बुलाने की बात कर रहा है। एल्गर भी कहता है, मिस्टर फूल, क्या आपको ये गैदरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगती? हालांकि आप बहुत पावरफुल हैं, फिर भी कुछ चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हैं। मेरे सामने एक नोबल लड़की बैठी है। आप दोनों के पास अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज और कनेक्शंस हैं, बीइंग टाओ एंड्रे कहते हैं। मिस्टर फूल, मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया सजेशन है। अगर हमारी गैदरिंग एक रेगुलर बात बन जाती है तो आप डेफिनेटली कुछ काम हमसे करवा सकते हैं। बेशक वह काम ऐसा होना चाहिए जिन्हें पूरा करने की एबिलिटी हमारे अंदर हो। क्लेन कहता है, रियलिटी में अगर मैं और गैदरिंग करूं तो मुझे भी बियॉन्डर्स सीक्रेट्स के बारे में और नॉलेज मिलेगा। साथ ही बहुत सारे मिस्ट्रीज के बारे में भी जान पाऊंगा। इससे मुझे अपने दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन जितनी गैदरिंग होगी उतनी ज़्यादा मेरी पहचान एक्सपोज्ड होने लगेगी। अब क्लेन, ड्रिन और एल्गर से कहता है, मैं एक फेयर आदमी हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। क्लेन यह भी कहता है, एवरी मंडे के दोपहर 3 बजे अकेले रहने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस एटम्स को कुछ और बार ट्राई करके कुछ चीज़ों के बारे में फिगर आउट करना चाहता हूँ। एंड्रे कहता है, मिस्टर फूल, क्या इसका मतलब है कि आप हमारे साथ एकमत हैं? तो हमारी खुद की कोड नेम भी होनी चाहिए। ओंड्रे कहते हैं, अगर आपकी कोड नेम मिस्टर फूल है, जो कि एक टैरो कार्ड से लिया गया है, तो क्योंकि हमारी गैदरिंग रेगुलर, लॉन्ग टर्म और सीक्रेट होगी, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हमारी नाम भी टैरो कार्ड से ही लिया जाए। मैंने सोच लिया है कि मेरी कोड नेम होगी जस्टिस डॉट एंड्रे। एल्गर से पूछता है, मिस्टर, आप अपनी कोड नेम क्या रखोगे? एल्गर कहता है, द हैंग्ड मैन डॉ ओंड्रे कहता है, क्योंकि हमारी सभी कोड नेम्स टारो कार्ड से ली गई हैं, तो क्यों ना हम इस गैदरिंग को टारो क्लब कहें और हम टैरो क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। ये ठीक है ना मिस्टर फूल? क्लेन कहता है, ऐसे मामलों को तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। हेनरी कहता है, मैंने सुना है कि टैरो कार्ड्स का आविष्कार सैमुअल रोजेल ने खेलों में इस्तेमाल करने के लिए किया था। रियलिटी में उनमें कोई डिवाइन पावर नहीं होती, लेकिन मैंने सुना था कि एम्परर रोजेल ने एक और कार्ड सेट बनाया था जो अनजान ताकतों का प्रतीक था। कुल 22 मेजर कार्ड्स थे जो गेम में खेला जाता था। तभी क्लेन कहता है, मेरा सिर फिर से बहुत दर्द कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक इस कनेक्शन को बनाए नहीं रख पाऊंगा। क्लेन कहता है, आज की गैदरिंग यहाँ समाप्त होगी। बाकी लोग कहते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे। तो चलिए अगली गैदरिंग में मिलते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि क्लेन अपने कमरे में खड़ा है और कहता है, मानो ये एक सपना जैसा था। वह कोहरा और धुंधली भारी दुनिया क्या थी। क्लेन अपने सामने अपने पापा की वॉच देखता है और उसे हाथ में लेकर कहता है, ऐसा लगता है कि कोहरे की उस धुंधली दुनिया में भी समय उसी गति से चलता है जैसे हमारी दुनिया में। हालांकि अभी हुई गैदरिंग सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्लेन कहता है, हम क्लियर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उन लंबी दूरियों के बावजूद भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में सक्षम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऑनलाइन चैट रूम जैसा है। क्लेन कहता है, ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाऊंगा, कम से कम इतने शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। आज से मैं यहाँ कोई झांग मिंगरुई नहीं रहूंगा, बल्कि बस क्लीन मोरेटी रहूंगा। सीन चेंज होता है। एल्गर विल्सन के शिप पर है, जहां वह कहता है, मैं वापस आ गया। तभी उसके हाथ में डायमंड टूटकर बिखर जाता है और उसके हाथ में एक निशान बन जाता है। एल्गर शिप के अंदर जाता है। वहां एक बंदा कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। एल्गर कहता है, मुझे पता है कैप्टन, आप हार नहीं मान सकते। तभी एल्गर उसकी गर्दन पकड़कर एक झटके में उसकी गर्दन मोड़ देता है और उसे समंदर में फेंक देता है। वहां एक और व्यक्ति आता है और पूछता है, क्या हुआ? एल्गर कहता है, कैप्टन भाग गया है, लेकिन रियलिटी में अभी भी उसके पास कुछ बियॉन्डर पावर्स हैं। एल्गर कहता है, जो भी हो उसे भूल जाओ, वह सेकेंडरी इंपॉर्टेंट था। और हाँ, टाइडेरा का यह गोस्ट शिप खोजने के लिए हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा। हम देखते हैं कि शिप खुद ब खुद कहता है, अब एक नया युग शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओंड्रे के कमरे में हल्की रोशनी थी। उसकी आंखों में अभी भी सपने के दृश्य तैर रहे थे।
जैसे ही वह उठने लगी, दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। ऑन्ड्रे की आवाज कांप गई। एनी, क्या यह तुम हो? बाहर से एक गहरी और सम्मानजनक आवाज आई। मेरी लेडी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑन्ड्रे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एनी अंदर आई। वह एक विनम्र लेकिन तेज तर्रार सेविका थी। आपको जल्दी तैयार होना होगा, उसने कहा, मानो हर पल कीमती हो। एनी ने अलमारी की ओर बढ़ते हुए पूछा, आप कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगी माय लेडी? ऑन्ड्रे ने बिना सोचे कहा, मुझे वही ड्रेस पहननी है जो मेरे 17वें जन्मदिन पर मिसेस गिनिया ने डिजाइन की थी। एनी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, आप वह ड्रेस नहीं पहन सकती। आपने उसे पहले ही एक औपचारिक अवसर पर पहना था। अगर आप इसे फिर पहनेंगी तो लोग सोचेंगे कि हॉल फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऑन्ड्रे के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। लेकिन मुझे वह ड्रेस पसंद है, उसने धीमे स्वर में कहा। एनी ने मुस्कुराकर कहा, आप उसे घर में पहन सकती हैं माय लेडी, लेकिन किसी औपचारिक अवसर पर नहीं। कुछ और ट्राई कीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑन्ड्रे ने कहा, ठीक है, फिर मिस्टर सेट्स के दिए हुए उस लोटस एम्ब्रॉयडरी वाले फुल स्लीव गाउन को पहनाओ। एनी ने सिर झुकाकर कहा, बहुत बढ़िया चुनाव माय लेडी। एनी और एक अन्य सेवक ने ऑन्ड्रे को ड्रेस पहनाई। ड्रेस के भारी कपड़े में सजी ऑन्ड्रे किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। ऑन्ड्रे के पिता अंदर आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। मेरी ब्राइटेस्ट ज्वेल, अब चलना चाहिए, उन्होंने कहा। ऑन्ड्रे ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज पापा, मुझे ऐसे मत बुलाइए। ऑन्ड्रे के पिता ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ऑन्ड्रे ने धीरे से कहा, मैं आपके दाएं साइड में चलूंगी पापा। लेफ्ट साइड माँ की जगह है और मैं उनकी जगह कभी नहीं लेना चाहती। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। सीन बदलता है। ब्रिट्स आइलैंड के रॉयल नेवी बेस पर हलचल थी। ऑन्ड्रे और उनके पिता जहाज से उतरते हैं। एक विशाल जहाज बेस पर खड़ा था। आसमान में हलचल हुई और एक एयरशिप प्रकट हुआ। ऑन्ड्रे की नजरें चमक उठी। ये तो किंग का एयरशिप है। एयरशिप धीरे धीरे नीचे उतरा और लोएन किंगडम के राजा किंग थर्ड जॉर्ज बाहर आए। ऑन्ड्रे मन ही मन सोचने लगी, इस लोहे के युग में जहां हर ओर भाप और बंदूकों का बोलबाला है, ऐसे समय में कुछ योद्धा अभी भी फुल मेटल कवच पहनते हैं। क्या यह कोई हायर रैंकर योद्धा होगा? राजा के साथ लोएन किंगडम के प्रधानमंत्री नेगन थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है वह जहाज जो इतिहास रचेगा, आयरन क्लैड वॉरशिप। नेगन ने आगे कहा, यह जहाज 101 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है। इसका कवच 457 मिलीमीटर मोटा है और इसका कुल वजन 1066 टन है। ये किसी भी अन्य जहाज से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नेगन ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, कृपया इस जहाज का नामकरण करें। राजा जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा, इसकी यात्रा प्रिट्सबर्ग से शुरू हुई है, इसलिए इसका नाम होगा प्रिट्स। जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस नाम का स्वागत किया। नेगन ने गर्व से कहा, अब 7 समंदरों के साथ पायरेट्स हमसे डरेंगे। यह शापित जहाजों और घोस्ट शिप्स का युग समाप्त हो गया है। अब से आयरन क्लैड वॉरशिप समंदर पर राज करेगा। भीड़ में एक लड़के ने साहस के साथ कहा, माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता कि अन्य पायरेट्स भी ऐसे जहाज बना सकते हैं? नेगन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह असंभव है। ऐसे जहाज बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टील फैक्ट्री, कोयला, वैज्ञानिक, इंजीनियर और अन्य संसाधन चाहिए। यह पायरेट्स के लिए बेहद कठिन है। जनसमूह ने उत्साह से जश्न मनाया क्योंकि नेगन ने घोषणा की, अब गन्स और जाइंट वॉरशिप का युग शुरू होने जा रहा है। सीन फिर बदलता है। क्लेन मोर्टी अपने घर में बैठा था। उसने अपने हाथ की ओर देखा जहां चौथे डॉट पर स्क्वायर शेप का निशान बन चुका था। वह सोचने लगा, यह तो वैसा ही है जैसा मैंने लक रिचुअल के दौरान किया था। शायद अब मुझे भविष्य में लक रिचुअल करने के लिए स्टेपल फूड की जरूरत नहीं होगी। मंत्र उच्चारण से ही यह संभव होगा। क्लेन ने लंबी सांस ली और बेड पर लेट गया। आधी रात के समय उसकी आंख खुली। घड़ी की ओर देखते हुए उसने कहा, यहाँ का समय पृथ्वी की तरह ही चलता है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि यहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 1 घंटे के बराबर है या नहीं। उसकी भूख तेज हो गई और उसने कोनों में रखे स्टेपल फूड को फ्राई कर लिया। आलू के साथ उस खाने का स्वाद लेते हुए क्लेन ने सोचा, यहाँ की दुनिया भी कम अजीब नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम मिंग रुई को देखते हैं जो क्लाइन मोरेटी के शरीर में है। वह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस नहीं जा पाऊंगा। यहाँ रहते हुए मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों से कनेक्ट होना होगी। इसके लिए मुझे जस्टिस और द हैंग्ड मैन की तरह सोचना होगा। यहाँ जस्टिस यानी ऑड्री हॉल और द हैंग्ड मैन यानी एल्जर विल्सन की बात हो रही है। मिंग रुई, जो अभी क्लाइन मोरेटी के शरीर में है, कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि क्लाइन जो कुछ भी करता था उसे अपनी डायरी में लिखता था। इससे मैं कुछ जानकारी जुटा सकता हूं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। क्या उसने सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था? अब मिंग रूल को क्लाइन मोरेटी की डायरी में कुछ मिलता है जिसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। डायरी में लिखा था कि क्लाइन के साथ 2 और लोग थे, एक लड़की जिसका नाम नाया और एक लड़का जिसका नाम वेल्स था। ये तीनों ही हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे जिन्हें चौथे युग के बारे में कुछ पता चलता है। मिंग रूई कहता है कि चौथा युग जो आयरन युग से पहले था, 4 साम्राज्यों का युग था। 1 सोलोमन एम्पायर, 2 ट्यूडर एम्पायर, 3 ट्रूनसोस्ट एम्पायर, 4 और चौथा साम्राज्य जो अननोन है। यह युग बहुत ही मिस्टीरियस था
क्योंकि इसमें गॉड्स और गॉड्स डिसेंडेंट्स भी हुआ करते थे। मिंग रुई कहता है कि शायद क्लाइन, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, ने इस युग में कुछ ऐसा खोजा होगा जो उसकी मौत का कारण बना। अब वह डायरी में कुछ और क्लू ढूंढता है। उसमें लिखा था कि नाया ने क्लाइन मोरेटी से कहा था कि चौथे युग का अननोन साम्राज्य शायद हॉर्नेक माउंटेन की चोटी पर हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ये जानकारी उन्हें चौथे युग की एक नोटबुक से मिली थी, लेकिन डायरी यहीं खत्म हो जाती है। 27 जून को मिंग रूल को याद आता है कि 28 जून को वह इस दुनिया में क्लाइन मोरेटी के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। इसके बाद क्लाइन मोरेटी के दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक करता है। वह डर जाता है और अपनी पिस्तौल छुपा देता है। दरवाजा खोलने पर माउंटबेटन नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। उसके साथ 3 और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। वे पूछते हैं कि क्या वह वेल्स मैकग्रोवी को जानता है। क्लाइन बताता है कि वे यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थे और साथ में चौथे युग के एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे थे। इसके बाद पुलिस उसे बताती है कि वेल्स और नाया की मौत हो चुकी है। वेल्स ने दीवार में सिर पटक कर सुसाइड किया, जबकि नाया ने बेसिन में डूबकर जान दी। लेकिन पुलिस को इन दोनों पर किसी बाहरी हमले के निशान नहीं मिले। आखिर में पुलिस क्लाइन मोरेटी की डायरी को उठाने ही वाली होती है, जिसे वह छुपाना भूल गया था। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। के घर पर 3 पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया होता है और उन लोगों से पता चलता है कि क्लेन की यूनिवर्सिटी में जो 2 क्लोज फ्रेंड था, यानी वेल्स और नाया, दोनों ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से सुसाइड करके मर चुका है। अब इसके आगे कहानी में हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन करने आया हुआ उन 3 पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर के हाथ लगता है क्लेन मोरेटी के सीक्रेट नोटबुक, जिसे मिंग रुई छुपाना भूल गया था। अब वो ऑफिसर नोटबुक से एक पन्ना खोल के क्लेन को कहता है, इसका क्या मतलब हुआ। हम देखते हैं कि नोटबुक में वही बात लिखा हुआ था जो क्लेन को पहले मिला था कि एवरीवन विल डाई, यानी सब लोग मर जाएंगे। मिंग रुई, जो कि अभी क्लेन के बॉडी के अंदर है, वो बहुत ही नर्वस होता है और अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, क्योंकि उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी उसी टाइम ऑफिसर माउंटबेटन गुस्से से कहता है, क्या तुम सब कुछ भूलने की नाटक कर रहे हो। क्लेन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस पर उन इंस्पेक्शन ऑफिसर में से एक कहता है, शायद तुम सच बोल रहे हो। और वो कहता है, ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट 1 या 2 दिन में एक एक्सपर्ट यहाँ पर आएगा और ट्रस्ट में वो तुम्हें तुम्हारी लॉस्ट मेमोरी को रिकवर करने में हेल्प करेगा। इसे सुनते ही मिंग रुई मन में सोचता है, क्या एक एक्सपर्ट यानी साइकोलॉजिस्ट। और वो मन में कहता है, अगर वो साइकोलॉजिस्ट पृथ्वी से जुड़ी हुई मेरी कोई बात जान लेता है तो फिर क्या होगा। तभी वो इंस्पेक्शन ऑफिसर कहता है, ठीक है मिस्टर क्लेन, आपने हमारे साथ कोऑपरेशन किया उसके लिए थैंक यू। और वो क्लेन से कहता है, अगले कुछ दिनों में बेहतर होगा कि आप टेंगन शहर ना छोड़े। हालांकि अगर आपको जाना ही है तो प्लीज जाने से पहले माउंटबेटन को नोटिफाई कर देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दोषी माने जाओगे। क्लेन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद वो ऑफिसर लोग वहां से जा रहा होता है तो क्लेन सोचता है मन में, क्या ये लोग मुझसे और सवाल नहीं पूछेगा या आगे जाके शायद मुझे वापस पुलिस स्टेशन में ले जाके जानकारी निकलने की कोशिश करेगा। तभी वहां से एक ऑफिसर जाते हुए क्लेन को कहता है, तुम सच में बहुत लकी हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसे केस से जुड़ा हुआ सभी लोग मर जाते हैं, पर हम लोग खुश है ये देखकर कि तुम जिंदा हो। उसके बाद वो लोग वहां से चला जाता है और क्लेन उस पुलिस ऑफिसर की कही हुई उन बातों को दिमाग में सोच रहा होता है। तभी वो कहता है, अगर ये डेंजरस है तो उन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। और वो दरवाजा खोल के जोर से चिल्ला के उन ऑफिसर को कहता है, क्या तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट तो करोगे ना। और वो ऑफिसर बिना कुछ कहे वहां से हंसते हुए चला जाता है। उनके चले जाने के बाद क्लेन अब उसके बेड के नीचे से उस पिस्तौल को निकाल के देखता है वो सही जगह पर है या नहीं। उसके बाद वो कहते हैं, चलो अब मैं मेलिसिया के घर आने से पहले उसके लिए खाने में कुछ बना देता हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है उसे दिखाने की असल में भोजन कैसे बनता है। और मिंग रुई कहता है कि वो अगर पूछता है कि क्लेन को खाना बनाना कैसे आता है तो मैं इसका ब्लेम वेल्स पर डाल दूंगा, क्योंकि वो अभी मर चुका है तो वो मुझे झूठा नहीं ठहरा सकता। उसके बाद हम देखते हैं क्लेन अपने बहन के लिए खाना बना रहा होता है और उसकी बहन मेलिसिया घर आके देखता है उसकी भाई खाना बना रहा होता है और खाने का स्मेल भी बहुत अच्छा है। अब मेलिसिया क्लेन का बनाया हुआ खाना ट्राई करते हैं जो कि बहुत ही लजीज था और मेलिसिया क्लेन के खाने की तारीफ करता है। खाना खाने के बाद मेलिसिया प्लेट को साफ करके क्लेन को गुड नाइट करके सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लेन नींद से उठता है और उसकी दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है। क्लेन पूछता है कौन है। इस पर वो बाहर वाला आदमी कहता है, ये मैं हूँ, डन स्मिथ। और हम देखते कि स्मिथ वही इंस्पेक्शन ऑफिसर है जो कल क्लेन के घर आया था। क्लेन कहता है, कुछ हुआ है क्या। इस पर स्मिथ कहता है कि हमें एक कोचमैन मिला था जिसने ये कंफर्म किया है कि 27 तारीख को यानी मिस्टर वेल्स और मिस्टर नाया के मृत्यु के दिन तुम मिस्टर वेल्स के रेसिडेंस
यानी घर पर गए थे। इसे सुनते ही मिंगरुई, जो कि क्लेन मॉरिटी के बॉडी में है अभी, उसे बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो मन में कहता है मैंने सही अंदाजा लगाया था। 27 तारीख को ओरिजिनली क्लेन मॉरिटी वेल्स के घर पर गया था और घर लौटने के बाद उसने उसी रात सुसाइड कर लिया था, बिल्कुल वेल्स और नाया की तरह। पर मिंगरुई थोड़ा खुद को संभाल के ऑफिसर स्मिथ से कहता है ये साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वेल्स और नाया की मौत से मेरा कोई संबंध है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे रियली याद नहीं है कि मैंने 27 जून को क्या किया था। अब ऑफिसर स्मिथ क्लेन के घर के अंदर आके उससे कहता है मिस्टर वेल्स का रिवॉल्वर खो गई है और उसका कोई आता पता भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो चीज इसी घर में मिलेगा। क्या ये मैंने सही कहा ना मिस्टर क्लेन? इसे सुनकर क्लेन को और ज्यादा शॉक लगता है और वो मन में कहता है तो इसका मतलब वो जो गन था वो वेल्स का था। क्लेन अब अपना हाथ उठाता है और कहता है वो रिवॉल्वर इस बिस्तर के नीचे फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। ऑफिसर स्मिथ उसे निकालता है और क्लेन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे 2 रात पहले उसके सर पर गोली लगा था और वो जिंदा बच गया था। क्लेन ये भी कहता है कि जिंदा लौटने के बाद उसकी दिमाग में कुछ यादें खो गया है, जैसे कि 27 जून को क्या हुआ था उसे याद नहीं है। ये सब सुनकर ऑफिसर स्मिथ कहता है तुम्हारी ये सभी बात अतीत में हुई एक इंसिडेंट से मिलता जुलता है, बेशक मुझे नहीं पता तुम कैसे बच गए। इस पर क्लेन कहता है कि जब तक आप मुझ पर विश्वास करते हो मैं भी नहीं जानता कि मैं कैसे बच गया। स्मिथ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ या नहीं, क्योंकि तुम अभी बहुत बड़ी सस्पेक्ट हो। स्मिथ अब क्लेन से कहता है क्या तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेशन करके पुलिस स्टेशन चलोगे तो ये मामला 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लेन कहता है पर आपने कहा था कि एक्सपर्ट को आने में कम से कम 2 दिन लगेगा। ऑफिसर स्मिथ कहता है कि हाँ, पर वो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका है। क्लेन कहता है ठीक है, फिर मैं एक नोट छोड़ के जाता हूँ। क्लेन सोचता है मेरे पास कोई हथियार नहीं है और ना ही लड़ने की एबिलिटी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर कितने पुलिस इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने गन्स निकल के मुझ पर फायर कर देता है तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। पर क्लेन कहता है जो भी हो मुझे एक बार में एक ही कदम उठाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि क्लेन गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का एक आदमी से कुछ चुरा के भागने ही वाला था, पर उसे पकड़ लिया जाता है और वहाँ पर कुछ लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर क्लेन वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो कहता है जब तक मैं शहर से भाग सकता हूँ मुझे एक्सपर्ट यानी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी क्लेन को याद आता है कि बैकलैंड के बारे में, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो सोचता है कि वहाँ पर छुपना आसान भी होगा, और क्लेन एक गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ता है। क्लेन के सामने एक गाड़ी आके रुकता है और वो उससे कहता है कि जल्दी करो और मुझे शहर के बाहर घाट पर ले चलो, और हम देखते कि वो गाड़ी शहर की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो क्लेन कहता है तुम कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी चलाने वाला कहता है वेल्स के रेसिडेंस पर, और हम देखते कि गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं ऑफिसर स्मिथ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते क्लेन नींद से उठता है और कहता है थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। क्लेन अपनी घड़ी को देखते हैं जहाँ पर सुबह के 2:30 बज चुका है और वो बेड से उठकर जाने ही वाला था। तभी क्लेन एक आदमी को देखता है जो कि उसके घर के अंदर ही था। उसे देखते ही क्लेन कहता है ये तो वही आदमी है, ऑफिसर डन स्मिथ। क्लेन कहता है क्या अभी भी मैं सपना ही देख रहा हूँ? इस पर हम देखते हैं वो आदमी हैट निकल कर कहता है मैं अपना इंट्रोड्यूस फिर से देता हूँ, मैं हूँ डन स्मिथ और मैं एक नाइट हॉक हूँ। इसे सुनते ही क्लेन को याद आता है नाइट हॉक यानी बियॉन्डर का ग्रुप है, जैसे कि जस्टिस और द हैंगमैन ने बताया था, जो कि एवन नाइट गॉडेस के चर्च के अंडर। ऑफिसर डन स्मिथ जो कि असल में एक नाइट हॉक है, इनका काम होता है कि लोगों के सपनों में जाकर उन्हें गाइडेंस करना। तो अब इसके आगे कहानी में हम देखते हैं क्लेन डन स्मिथ से पूछता है क्या तुम मेरे सपनों को कंट्रोल कर रहे थे? ऑफिसर स्मिथ कहते हैं नहीं, मैंने तो केवल तुम्हारे सपनों के अंदर एंटर किया और तुम्हें जो गाइडेंस चाहिए था वो दिया। जब लोग सपने देख रहे होते हैं तो वो अपने थॉट्स और इमोशन जिन्हें आमतौर पर वो दबा के रखते हैं वो सपनों के अंदर आ जाता है, जिससे सब कुछ पागलपन भरा और बेतुका लगता है। हालांकि इस सच को हमेशा पाया जा सकता है जो लोगों के दिल के गहराइयों में छुपा होता है, और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसे सच को जान पाना आसान है। इसे सुनकर क्लेन सोचता है कि नॉर्मल लोग अपने सपनों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अगर मैं पृथ्वी पर किसी चीजों के बारे में सपना देखूंगा तो वो डेफिनेटली जान जाए। क्लेन कहता है तो मिस्टर स्मिथ अब आप पूरी तरह से मानते हैं ना कि मैंने अपनी यादें खो दी है? ऑफिसर स्मिथ कहते हैं तो तुम्हें शॉक नहीं लगा? क्योंकि पास्ट में मैंने जिन लोगों के साथ मिला हूँ वो लोग तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि बियॉन्डर पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उन लोगों को लगता है कि वो अभी भी सब
सपना ही देख रहा है। क्लेन कहता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि ऐसे शक्तियां मुझे हेल्प कर सकता है। स्मिथ कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है और वो कहता है ठीक है, अभी से मैं कंफर्म करता हूँ कि सच में उस एक्सीडेंट में तुमने कुछ यादें खो दी। क्लेन कहता है तो क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? इस पर ऑफिसर स्मिथ कहता है नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा एक्सपर्ट से मिलने के लिए। क्लेन कहता है क्या आपने मेरे सपनों में दिए गए गाइडेंस से कॉन्फिडेंट नहीं है? स्मिथ कहता है सपनों के मामलों में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बस डबल चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा वो एक्सपर्ट और मैं अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज है, शायद वो तुम्हें कुछ यादें वापस लाने में तुम्हारी मदद कर पाए, क्योंकि चौथे युग का जो नोटबुक था वो हमें ओवेल्स के घर पर नहीं मिला। नाया और ओवेल्स दोनों ही मर चुका है, अभी सिर्फ तुम ही एकमात्र क्लू हो। इसे सुनकर क्लेन शॉक होता है और वो मन में कहता है नोटबुक गायब हो गया, ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी चौथे युग के नोटबुक के लोकेशन के बारे में नहीं सोचा था। ऑफिसर स्मिथ कहते हैं चलो मेरे साथ ओवेल्स के रेसिडेंस पर, एक्सपर्ट वह हमारा इंतजार कर रहा है। क्लेन मन में कहता है मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन ये बियॉन्डर है जो कि नॉर्मल पीपल से ज्यादा पावरफुल होता है और मेरे सपनों के दौरान जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहा था उसके आधार पर इसने पहले ही अपनी गार्ड बढ़ा दिया है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उसके पास गन है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग एक गाड़ी पे बैठ के ओवेल्स के रेसिडेंस की तरफ जा रहा होता है। ऑफिसर स्मिथ अब क्लेन से पूछता है बाय द वे तुम अपने सपनों के आखिर में भागने की कोशिश क्यों किया, तुम किस चीज से डर रहे थे? क्लेन कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने ओवेल्स के रेसिडेंस पर क्या किया और मुझे ये भी याद नहीं कि उन दोनों के मौत के कारण मैं ही था या नहीं। मुझे डर था कि अंत में ये पता चल सकता है कि मैं ही कातिल हूँ, तो मैंने सोचा कि भाग जाना ही बेहतर होगा और मैं साउथ कॉन्टिनेंट में जाके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का सोच रहा था। ऑफिसर स्मिथ कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। क्लेन अब ऑफिसर स्मिथ से पूछता है एक्सपर्ट अगर कंफर्म करता है कि मैंने सच में अपनी यादें खो दिया है और मैं दोषी नहीं हूँ तो क्या ये मैटर यही खत्म हो जाएगा? ऑफिसर स्मिथ कहता है कि थियोरिकली हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम नोटबुक की खोज जारी रखेंगे, साथ ही हम ये भी कंफर्म करेंगे कि तुम पर कोई कर्ज तो नहीं लगा है और तुम्हारी शरीर में कोई डेविल या बुरी आत्मा तो नहीं छिपा है। हमें ये कंफर्म करना होगा कि तुम फ्यूचर में एक सुरक्षित और सेफ लाइफ जी सकते हो, क्योंकि हम कुछ साल पहले एक कल्ट से जुड़े मामले में इन्वॉल्व थे जहाँ पर उस कल्ट ने अपने फॉलोअर को सुसाइड करने के लिए ब्रेन वॉश किया था, लेकिन इन फॉलोअर में से एक ने उस कल्ट के बारे में हमें बताया जिससे मामला जल्द ही सुलझ गया और हमने कंफर्म किया कि उसके आसपास कोई शैतानी गन नहीं था। उसके बाद उस कल्ट ने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। उसका फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफी अच्छा था और उसकी अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी था। उनका बेटा होशियार और प्यारा भी था, लेकिन इस साल मार्च में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने ऑफिस में ही गला घोटकर सुसाइड कर लिया। इसे सुनते ही क्लेन शॉक होता है बहुत ज्यादा और वो कहता है गला घोटकर खुद को मार डाला, ऐसे कैसे? जो भी हो, उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ओवेल्स के रेसिडेंस पर पहुंच चुका है। घर के अंदर जाते स्मिथ कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें एक्सपर्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। बाहरी दुनिया में एक्सपर्ट को आवा काउंटी के सबसे फेमस स्पिरिट मीडियम के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। क्लेन कहता है फिर उनकी असली आइडेंटिटी क्या है? स्मिथ कहता है दरवाजा खोलते हुए कि वो असल में एक लड़की है और वो सच में एक स्पिरिट मीडियम है। और हम उस एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत सी लड़की होता है। वो कहती है कि गुड इवनिंग जेंटलमैन। स्मिथ अब उस लड़की से कहता है डेली क्या तुम्हें यह कुछ रिजल्ट मिला? डेली कहती है कि ओरिजिनल स्पिरिट पहले से ही गायब हो गया, जिसमें ओवेल्स और नाया भी था। ऑफिसर स्मिथ कहते हैं ठीक है और वो अब क्लेन को दिखा के कहता है इससे मिलो, ये है क्लेन मॉरिटी, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम इससे कुछ पता लगा सकते हो। डेली अब क्लेन के तरफ एक प्यार भरी नजर से देखता है। इसे देखकर क्लेन सोचता है क्या होगा अगर ये सच में मेरे सीक्रेट को एक्सपोज कर दे तो। डेली कहती है कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, आखिर तुम कोई दुश्मन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं हो सकता। डेली अब एक पॉइजन सिरप निकल के कहती है इससे तुम्हें थोड़ा दर्द महसूस होगा और मैं तुम्हें कुछ फ्रेगनेंस दूंगा जिससे तुम खुल के बात कर पाओगे। क्लेन कहता है ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऑफिसर स्मिथ कहता है कि डरो मत, हम लोग तूफानों के लॉर्ड की चर्च के लोगों के जैसे नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा है, चिंता मत करो। डेली अक्सर ऐसा नहीं करती, वो बस तुम्हें रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो आदमी लोगों से ज्यादा डेड बॉडी में इंटरेस्ट। डेली कहती है कि चलो अब शुरू करते हैं और वो उस सिरप को मोमबत्ती के ऊपर डाल देता है जिससे पूरे घर में गंध फैल जाता है। हम देखते कि क्लेन को अजीब सा महसूस होता है। मन में वो कहता है ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने अपने लक रिचुअल के टाइम महसूस किया था, और वो धीरे धीरे अपने होश खो देता है। डेली अब उसके पास जाके कहती है चलो अब फॉर्मली मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं हूँ स्पिरिट मीडियम डेली। मनुष्यों के पास विशाल संज्ञानात्मक क्षेत्र होते हैं और कई रहस्य किसी के विचारों में छिपे हो सकते हैं। देखिए, वह विशाल खुला समुद्र, हमारे बारे में जो बातें हमें मालूम हैं वे द्वीपों की तरह हैं।
पानी की सतह से ऊपर निकलती हुई छोटी भूमि की पट्टियां। मैंने सोचा क्या यह शुरू हो गया है, लेकिन वास्तव में सतह के नीचे उन द्वीपों में बहुत कुछ है। पानी के ऊपर जो हम देखते हैं उससे कहीं अधिक। मैंने सोचा अजीब, मैं अभी भी शांति और समझदारी से सोच सकता हूं, जैसे भाग्य वृद्धि अनुष्ठान और सभा के दौरान। उसने कहा कि द्वीपों के अलावा पूरा महासागर भी है, ऊपर असीम आकाश भी है जो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक है। वह सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वह और क्या करेगी। मुझे लगता है अभी के लिए मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैं उसकी जादू की पकड़ में आ गया हूं। तुम अपने शरीर के भीतर आत्मा हो। तुम केवल द्वीप के ऊपरी हिस्सों के बारे में नहीं जानते हो, सतह के ऊपर उभरे हुए हिस्सों के बारे में। और वह फिर से रहस्यमय तरल टपकाना शुरू करती है। लेकिन तुम सतह के नीचे के हिस्सों के बारे में भी जानते हो। तुम्हें पूरे महासागर के बारे में भी पता है। अगर यह मौजूद है तो इसके पीछे निशान छोड़ेगा और बूंद पानी में गिरती है। अचानक वे एक अलग जगह पर पहुंच गए। हम कहां हैं? क्या यह है मेरे मन का ओशियानो महासागर? उसने कहा, एक स्मृति जो पानी के ऊपर स्थित है मिटाई जा सकती है, लेकिन पानी के नीचे, या शायद स्वयं पानी में, उस स्मृति का प्रतिबिंब अवश्य होगा जो बचा रहता है और पीछे रह जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह घबराई और हैरान थी। उसने कहा, तुम अपने शरीर के भीतर की आत्मा हो। तुम न केवल द्वीप के ऊपरी भागों को जानते हो जो समुद्र की सतह के ऊपर उभरे हुए हैं, बल्कि उन भागों को भी जानते हो जो सतह के नीचे हैं। तुम्हें पूरे समुद्र के बारे में भी पता है। मैंने कहा, मुझे याद नहीं है। अगर यह मौजूद है तो यह निशान छोड़ देगा। मैं भूल गया हूं। मैंने उम्मीद से सोचा। मैंने अपने इस प्रदर्शन का समय ठीक रखा है। मनुष्यों के पास विशाल संज्ञानात्मक दायरा और कई रहस्य होते हैं। और वह चुप थी। फिर उसने कहा, ठीक है, हम यहीं रुकेंगे, तुम वापस जा सकते हो। और फिर वे सब चुप थे। मैंने सोचा, क्या यह खत्म हो गया? उसने कहा, तुमने उस थ्योरी का इस्तेमाल क्यों किया जो उन बुरे पागलों की है, मनोविज्ञान के अल्केमिस्ट्स की? और उसने कहा, मुझे लगा यह काफी सटीक है। कम से कम यह उन चीजों के अनुरूप है जो मैंने देखी और जिनसे पहले संपर्क में आई हूं। मैंने कहा, उसने मुझे एक चालाक व्यक्तित्व कहा, यह वाला। एक भी निशान नहीं छोड़ा गया। मैंने कहा, अभी क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सो रहा था। लेकिन क्या हम खत्म हो गए हैं? मैंने सोचा, शुक्र है, भाग्य वृद्धि अनुष्ठान ने मुझे इस तरह की चीजों का अभ्यास दिया। और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर दोनों चुप हो गए। उन्होंने सोचा यह कहना सुरक्षित है कि मैंने यह चरण पार कर लिया है ना? हाँ, चलो मान लेते हैं कि हम हैं। डेली, क्या तुमने वेल्च और न्यास के शरीर की जांच की? उसने कहा, लाशें हमें आपकी सोच से कहीं अधिक जानकारी दे सकती हैं। दुर्भाग्यवश वेल्च और न्या ने वास्तव में आत्महत्या की और उसने अपनी 2 उंगलियों से मोमबत्ती बुझा दी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो शक्ति उन पर प्रभाव डाली वह वास्तव में डरावनी है। उसने कोई निशान नहीं छोड़े। ठीक है, अब मुझे आराम की जरूरत है। उसने कहा, बधाई हो, आप घर जा सकते हैं। और आगे कहां? लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि आप इस मामले के बारे में अपने दोस्तों या परिवार से बात नहीं कर सकते। मुझसे वादा करो कि तुम यह याद रखोगे। मैंने घबराहट में कहा, क्या आपको मुझे शाप या बुरी आत्माओं के निशान के लिए भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने मुझे बताया कि अगर डेली ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि कोई नहीं है। लेकिन मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि इसके बाद मुझे कोई और परेशानी नहीं होगी? अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतीत में हुई इसी तरह की स्थितियों में शामिल 80% लोगों को कोई डरावनी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है, हाँ, इतना ही होगा, कम या ज्यादा, मैंने सोचा। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं कि 20% लोग फिर भी बहुत बदकिस्मत रहे? उन्होंने कहा, आप नागरिक कर्मी के रूप में नाइट हॉक्स में शामिल होने पर भी विचार कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक बियंडर बन सकते हैं। मैंने घबराहट में कहा, क्या मैं कर सकता हूं? उन्होंने मुझसे कहा, आखिरकार हम दाई नहीं हैं। हम हमेशा आप पर नजर नहीं रख सकते, हर रोज इतने कि हम आपके बेडरूम में की जाने वाली निजी चीजें भी देख लें। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो कम से कम हम आपके रास्ते में आने वाले किसी भी चेतावनी संकेत को तुरंत पकड़ सकेंगे। मैंने कहा, तो मैं सच में कर सकता हूं। मुझे लगा, क्या यह मजाक है? क्या बियंडर बनना वाकई इतना आसान है? और वह काम करते रहे। खैर, यह नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर करता है। और मैं निशब्द था। उन्होंने कहा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। सच कहूं, अगर आप एक नाइटहॉक बनते हैं तो आपको बहुत कुछ त्यागना होगा। उदाहरण के लिए, आप स्वतंत्रता, और अगर हम उस पहलू को नजरअंदाज भी कर दें तो भी कई अन्य समस्याएं हैं। सबसे पहले, आप ना तो एक पादरी हैं और ना ही एक भक्त। आपको बेंडर बनने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, उन घटनाओं में से जिनसे हमें निर्धारित दंडकर्ता, मशीनरी, हाइव माइंड और अन्य न्यायालयों को हर साल निपटना पड़ता है, उनमें से 1/4 में नियंत्रण खो चुके बियॉन्डर्स शामिल थे। उसने गंभीर चेहरे के साथ मुझसे कहा, और उस 1/4 में एक अच्छा हिस्सा हमारे साथ ही हैं। मैंने हैरान होकर कहा, नियंत्रण खो चुके 4 बियॉन्डर में से एक? मैंने चिल्लाया, क्यों? मैंने सोचा, क्या बियॉन्डर बनना गंभीर छुपे हुए खतरों के साथ आता है?
इतना गंभीर कि चर्च की आंतरिक न्यायिक प्रणालियों के परे लोग भी इनके शिकार हो सकते हैं। उसने मुझ पर वापस नजर डाली और कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। यह ऐसा भी नहीं है जिसे तुम समझ सकते हो। जब तक तुम हम में से एक नहीं बन जाते। और एक और बार मैं निरुत्तर हो गया। क्यों बार बार भाई? वह हर बार फिर से निरुत्तर हो जाता है। हमारे मुख्य नायक की समस्या क्या है? यह कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। ये बहुत अनोखी है। आपके विचार इस कहानी के बारे में क्या हैं? कृपया मुझे कमेंट करें। चलिए कहानी पर वापस जाते हैं। हमारे मुख्य नायक ने कहा, लेकिन जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह से नहीं समझता, मैं आपके साथ जुड़ने का फैसला कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा, और अगर मैं नहीं जुड़ता तो मैं समझ नहीं सकता। यह एक अंतहीन विरोधाभासी चक्र है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। हमारे रैंकों में नागरिक हैं। और मैं आश्चर्यचकित हुआ और कहा, इसका मतलब है कि जब तक मैं आपके EBDOVIL नागरिक कर्मियों में से एक बन जाऊं, मैं संबंधित रहस्यों को जान सकता हूं। और जब मैं उन संभावित छिपे हुए खतरों को समझ लूं जो बियॉन्डर्स को झेलने पड़ते हैं, तब मैं यह निर्णय ले सकता हूं कि मैं बियॉन्डर बनना चाहता हूं या नहीं। उसने कहा, सही बात है। हालांकि आपको यह जानना जरूरी है कि बियॉन्डर बनने का निर्णय लेने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में एक बन सकते हैं। इस मामले में सभी विभिन्न चर्च समान रूप से सख्त हैं। हमारे मुख्य नायक ने कहा, फिर नागरिक कर्मचारी बनने के बारे में क्या? यह भी काफी सख्त होगा, है ना? उसने कहा, अगर तुम हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुख्य पात्र ने पूछा, ऐसा क्यों है? उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी विशिष्टता, यह तथ्य कि मैं एक अंतरांतरी हूं, रात के अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमकता है? और अन्य पक्षों ने कहा, सबसे पहले तुम्हें घटना से बचने के लिए हमारी मदद की आवश्यकता नहीं थी। तुमने अकेले ही इसका सामना किया। यह दिखाता है कि तुम्हारे पास औसत व्यक्ति पर कुछ प्रकार की बढ़त है। उदाहरण के लिए, मैंने सोचा कि आप शायद अधिक भाग्यशाली हो सकते हैं, और भाग्यशाली लोग हमेशा हमारे समूह में स्वागत योग्य होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसे मजाक के रूप में ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको अपसिलोन यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक हैं, और हमें आपकी जैसी व्यक्ति की कड़ी जरूरत है। और उन्होंने समझाया कि हम अक्सर प्राचीन दस्तावेजों और वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, और वहाँ कई संप्रदाय और विधर्मी हैं जो अपने आप को मजबूत करने के लिए इन चीजों का उपयोग करना चाहते हैं। और जब वे कोशिश करते हैं तो अजीब और भयानक चीजें हो सकती हैं। विशेष क्षेत्रों में बियॉन्डर के अलावा हम में से अधिकांश विशेष रूप से अध्ययनशील या विद्वान नहीं हैं। अतीत में हमने बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोग पर विचार किया था, लेकिन ऐसा करने से जानकारी लीक हो सकती है और संबंधित विशेषज्ञों के लिए दुर्भाग्य भी हो सकता है। और इसलिए जब भी पेशेवर US में शामिल होना चाहते हैं, खैर, यह कुछ ऐसा है जिसे हम बस मना नहीं कर सकते। और उन्होंने आगे कहा, उस तरह का सूखा उबाऊ ज्ञान लोगों को सो जाने की इच्छा करता है। यहां तक कि नींद ना आने वाले भी प्रतिरोध नहीं कर सकते। मैंने कहा, लेकिन आप क्यों नहीं? खैर, एक इतिहासकार को शुरू से प्रशिक्षित करते। उन्होंने मुझे बताया कि इससे अमेरिका को तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है। जिन प्रकार की घटनाओं से हमें निपटना होता है, उनमें से एक के बारे में आप पहले ही अवगत हो चुके हैं, और इसलिए आपको निमंत्रण देना मेरी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि यदि मैं किसी को शुरुआत से प्रशिक्षित करने की कोशिश करता और यदि वह विफल हो जाता, तो मुझे किसी भी रहस्य के उजागर होने के परिणाम स्वरूप जिम्मेदारी उठानी पड़ती। हमारी अधिकांश टीमें, जिनमें नागरिक कर्मचारी भी शामिल हैं, चर्च के भीतर से ही आती हैं। मैंने कहा, आप सब इन बातों को गोपनीय रखने में इतने सख्त क्यों हैं? अगर आप इन चीजों के बारे में और लोगों को जानने देते, तो क्या इससे भविष्य में इसी तरह की गलतियों से बचने में मदद नहीं मिलती? ऐसा करने से वास्तव में अधिक लोग इन चीजों की नकल करेंगे, जिससे अधिक गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। मनुष्य कभी इतिहास से नहीं सीखते, वे हमेशा वही त्रासदियां बार बार दोहराते हैं। यह उद्धरण सम्राट रसेल से है। यह वास्तव में दार्शनिक सत्य से भरा है। सम्राट रसेल ने इसे कहा था। मैंने सोचा, मेरी पुनर्जन्म में वरिष्ठ था, वास्तव में पूरी तरह से समावेशी। ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई दृष्टिहीन क्षेत्र था, और उन्होंने मुझे उनके कनिष्ठ को दिखाने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी है। मुख्य चर्चों की न्यायिक प्रणाली में भी एक समान कहावत है। यही शायद गोपनीयता का सख्ती से पालन करने का मुख्य कारण है। यही मुख्य कारण है कि हम इनमें से किसी भी बात को आम आदमी के लिए नहीं बता सकते। यह क्या है? विश्वास और भय परेशानी लाते हैं। बड़ा विश्वास और बड़ा भय बड़ी परेशानियां लाते हैं। अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवताओं से आशीर्वाद और सहायता के लिए प्रार्थना करने के अलावा मनुष्यों के पास अपने सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं का सही समाधान करने के अन्य कोई तरीके नहीं है। मुझे लगा, विश्वास और डर से परेशानी होती है। अधिक विश्वास और अधिक डर से अधिक समस्याएं होती हैं। क्या आप हमारे नागरिक कर्मियों में शामिल होना चाहते हैं? मैं कुछ समय के लिए इसके बारे में सोच सकता हूँ। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं, जब तक कि आपके पास मेरे लिए रविवार से पहले जवाब हो। बेशक इस सब को गोपनीय रखना याद रखें। किसी और को वेल्च के बारे में नहीं बताएं, यहां तक कि अपने भाई या बहन को भी नहीं। यदि आप किसी को बताएंगे तो न केवल आप उन्हें परेशानी में डालेंगे, बल्कि हो सकता है कि आपको खुद को एक विशेष अदालत के सामने भी खड़ा पाएं। ठीक है, और घोड़ा गाड़ी रुक गई। हम पहुंच गए हैं, श्रीमान स्मिथ। आइए, आपके नागरिक कर्मचारी।
उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है, उन्हें किस तरह के लाभ मिलते हैं। आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी फंडिंग चर्च और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सुनिश्चित की जाती है। नागरिक कर्मचारियों को जुड़ते ही साप्ताहिक वेतन 2 और 10 शिलिंग मिलेगा। इसके अतिरिक्त गोपनीयता के बोझ और नौकरी के खतरों के लिए 10 पाउंड की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी होती है। कुल मिलाकर यह 3 पाउंड होता है। जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। इसके बाद जैसे जैसे आपकी योग्यताएं और योगदान बढ़ेंगे, आपका वेतन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सिविलियन कर्मी आमतौर पर 5 साल का अनुबंध साइन करते हैं। एक बार जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कर्मचारी बिना किसी समस्या के नौकरी छोड़ सकते हैं। अरे हाँ, अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको जीवन भर की गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा बिना पूर्व स्वीकृति के आप टिंगान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको स्थानीय नाइटहॉक के साथ पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा हम शिफ्ट में काम करते हैं और किसी भी समय कम से कम 3 नागरिक कर्मचारी काम कर रहे होने चाहिए। मुझे समझ आ गया। जब मैंने निर्णय ले लिया तो आपको कहां ढूंढूं? बेसिक स्ट्रीट पर हाउंड पब में जाइए, उनके मालिक से पूछिए और कहिए कि आपको भाड़े पर एक सैनिक दल चाहिए। जब मैंने यह सुना तो मैं भ्रमित हो गया। हमारी स्थान भी गोपनीय है। जब तक आप हमसे जुड़ने के लिए सहमत नहीं होते, मैं आपको सीधे नहीं बता सकता। अब मिस्टर क्लेन मोरेटी, मैं आपको सुखद सपने की कामना करता हूं। और वह चला गया। एक सम्मानजनक तरीके से मैं झुकता हूं। सुबह के 4 बजे के बाद का समय है। मैंने आखिरकार आत्मा माध्यम चरण को पार कर लिया है। उफ, मेरी शर्ट, क्या यह सारा समय पसीने से भीगी हुई थी? जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बहन को देखा और वह देर से आने के लिए नाराज थी और उसने मुझसे पूछा, क्लेन, तुम कहां थे? मैं पहले बाथरूम जाने के लिए उठी और मुझे एहसास हुआ कि तुम घर पर नहीं थे। मैंने सोचा, मेलिसा यहां क्यों है? उसने कुछ पता तो नहीं लगा लिया, सही? फिर मैंने उससे कहा, मैं रात के बीच में जाग गया और उसके बाद फिर से नहीं सो सका। मैं ऐसा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी कसरत ही कर लूं। और इसलिए मैं दौड़ने चला गया। देखो, मैं पसीने में भीगा हुआ हूं। और उसने लंबी सांस ली। उसने कहा, वास्तव में क्लेन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को इतना तनाव देने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के इंटरव्यू में टिंग को पास कर सकोगे, और अगर किसी तरह नहीं भी कर सके, और ये एक बड़ी बात है, ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम कुछ बेहतर खोज सकोगे। मैंने कहा, हाँ, मैं सोच रहा था। मैं इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। और नाइटहॉक्स के प्रस्ताव के लिए मुझे शायद उसे इसके बारे में तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। चढ़ो, बस एक क्षण रुकिए। और जब मैंने यह सुना तो मैं उलझन में था और उसने एक खिलौना या कुछ लिया और इसे हमारे मुख्य नायक को दे दिया। यहाँ हमारे मुख्य नायक ने कहा, यह है। उसने मुझे बताया कि यह कुछ है जो मैंने स्कूल के बेकार हिस्सों से बनाया है या सड़क के किनारे पड़ी चीजों से। और उसने खिलौने या कुछ का चाबी घुमाई। यह क्या है मुझे नहीं पता। उसने कहा, मैंने इसे अभी हाल ही में पूरा किया। जब मैं चिंतित होती हूँ, इसे इस तरह से चलते हुए देखना मुझे बहुत आराम देता है। मैंने हाल ही में यह काफी बार किया है। यह बहुत प्रभावी है, इसे आजमाओ, क्लाइन। मैंने कहा, ठीक है, और खिलौना चलने लगा। मेलिसा, तुम शानदार हो। यह एक कछुआ है, सही है। उसने एक गंभीर नजर से कहा, यह एक कठपुतली है। और जब मैंने यह सुना तो मैं घबरा गया और उससे कहा, यह सामग्री की समस्या है जो। तो बस यह वीडियो यहीं पर खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।